हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक इंडियन इकोनॉमी 3.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 4 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 5 है। अपने इस पार्ट 5 में आज हम म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं इनको काफ़ी डिटेल में अध्ययन करेंगे। साथ ही बीटा वैल्यू, रेफरेंस रेट, स्प्रेड रेट, हार्ड करेंसी, हॉट मनी, फ्यूचर कमोडिटी मार्केट, निगेटिव इंटरेस्ट रेट एंड सेबी व सेट क्या है, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे फ्यूचर कमोडिटी मार्केट, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बेसिक जानकारी के लिए म्यूचुअल फंड भी इम्पॉर्टेंट है। डेरिवेटिव्स में और बॉन्ड में कंपैरिजन या कहें तुलना करने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको बस उसी दिशा में हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस जितने भी पार्ट हैं फॉर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, इन सबको कवर कर लिया होगा। तो बिना देरी के अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने अपने पिछले पार्ट को काफ़ी ब्रॉड बनाया था, बट उसमें हमने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे, उम्मीद है कि आपको वो कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा आगे और बढ़ते हुए अब हम सरल कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आखिरकार म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, बीटा वैल्यू क्या होती है, रेफरेंस रेट क्या होता है, स्प्रेड रेट क्या होता है, निगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होती है, हार्ड करेंसी और हॉट करेंसी के साथ साथ फ्यूचर कमोडिटी मार्केट क्या होती है, और सेबी और सेट को लास्ट में देख लेंगे। इन पूरे टॉपिक में जो मोस्टली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका फ्यूचर कमोडिटी मार्केट, हार्ड करेंसी और हॉट करेंसी, और साथ ही आपके डेरिवेटिव्स। बिल्कुल सिंपल हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करें। इससे पहले आप में से कई सारी देवियों का या कहें कई सारे देवताओं का भी हमारे पास मैसेज आया था कि सर आप जो रिवीजन कराते हैं वो अगर करा देंगे 10 से 15 मिनट पे, तो हमें ऐसा ये लगने लगता है कि हाँ, हमारी चीज़ें कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम आपका रिवीजन करा देते हैं। प्रीवियस में हमने आपको सबसे पहले बताया था कि भारत में जो सिस्टम है बैंकों को लेकर, वो 2 टाइप की हैं बैंकें, यानी कि बैंकिंग अधिनियम में हमने 2 टाइप की बैंकें पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी लिस्टेड बैंक और एक पढ़ी थी अनलिस्टेड बैंक, यानी कि गैर अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि ये 3 टाइप के होते हैं, जिनमें हमने देखा था वाणिज्यिक बैंक होती हैं, कॉमर्शियल बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, और सहकारी समितियां होती हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं। और वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत जब हमने देखा तो पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक होते हैं। पब्लिक बैंक में जब हमने देखा तो इसमें नेशनलाइज और नॉन नेशनलाइज होते हैं। वर्तमान में कोई भी नॉन नेशनलाइज नहीं है, केवल नेशनलाइज ही बैंक यहाँ पे बचे हैं। प्राइवेट हमें पढ़ना नहीं होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो प्रॉफिट पे बेस्ड नहीं होते, उन पे आरबीआई की मौद्रिक एंड साख नीति पूरी तरह से लागू नहीं होती, वो आरबीआई के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आते, और साथ ही वो सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, मतलब विशेष क्षेत्र के लिए ही उनको ओपन किया जाता है, और ये सार्वभौमिक नहीं होते। जबकि कॉमर्शियल जो बैंक होते हैं वो लाभ पे आधारित होते हैं, साथ ही वो क्या कहते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। वो आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, आरबीआई के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते हैं, आरबीआई की मौद्रिक एवं साख नीति उन पर पूरी तरह से लागू होती है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उन वाणिज्यिक बैंकों को संसद के अधिनियम के द्वारा गठित किया जाता है, जबकि राज्य सहकारी जो सहकारी बैंक होते हैं उनमें जो राज्य सहकारी बैंक होते हैं या जितने भी सहकारी होते हैं उन सबको राज्य सरकारों के द्वारा गठित किया जाता है। वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं उनको आरबीआई से पुनर्वित्त की सुविधा प्राप्त होती है, बट जो सहकारी बैंक होते हैं उनको पुनर्वित्त की सुविधा नहीं प्राप्त होती है। फिर हमने ये देखा था कि तरलता का मतलब क्या होता है, तरलता को नियंत्रण करने के उपाय क्या होते हैं। हमने आपको बताया था कि तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई भी है और तरलता को नियंत्रित करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरीके से इसे रेगुलेट करती है उसको राजकोषीय नीति कहते हैं। आरबीआई जिस हिसाब से रेगुलेट करती है इसको मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई 2 तरीके के टूल्स अपनाती है, एक मात्रात्मक, एक गुणात्मक। मात्रात्मक के अंतर्गत आरबीआई सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, आरआर, ट्रिपल आर, ओएमओ इन सबको अपनाती है, और गुणात्मक में सेक्टर स्पेसिफिक काम करती है। गुणात्मक को हम आपको इन्फ्लेशन के टॉपिक में पढ़ाएंगे, और मात्रात्मक को हमने यहाँ पे पढ़ा दिया था। जब हमने आपको मात्रात्मक पढ़ाया था तो इनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा था।
पहली कैटेगरी थी सीआरआर और एसएलआर की, जो कि दीर्घकालिक होते हैं। दूसरी कैटेगरी थी आपकी ओएमओ, जो कि मध्यकालिक है। तीसरी कैटेगरी आपकी आती है आरआर, ट्रिपल आर और एमएसएफ, जो कि अल्पकालिक हैं। सीआरआर जो होता है वो कैश रखा जाता है, आरबीआई के पास रखा जाता है, इसका 4% अनुपात होता है। एसएलआर जो होता है वो अपने पास रखा जाता है, नगद में भी रखा जा सकता है, सोने में भी रखा जा सकता है, सरकारी प्रतिभूतियों में भी रखा जा सकता है। इस पे किसी प्रकार की कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलती इनको, ये लगभग 18% के समथिंग होता है। ओएमओ का मतलब होता है कि सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना और मार्केट से पैसे की उगाही करना। ये कम समय में काफ़ी ज़्यादा पैसा मार्केट से अवशोषित कर लेती है या मुद्रा का संकुचन कर देती है। अवशोषित की जगह पे मुद्रा का संकुचन वर्ड हमेशा उपयोग किया जाता है। फिर बात आती है तीसरे नंबर पे आरआर। आरआर का मतलब ये होता है कि बैंकें जब आरबीआई से कुछ पैसा उधार लेती हैं कुछ समय के लिए, तो आरबीआई के द्वारा बैंकों से जो ब्याज दर वसूली जाती है उसे रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है, जब कभी आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ती है और वो बैंकों से पैसा मांगती है, तो बैंक जब उसको पैसा देते हैं तो बैंक जो ब्याज दर वसूलते हैं वो रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। एमएसएफ का क्या मतलब होता है, वो ब्याज दर जो कि आपातकाल के समय बैंकों को चुकानी पड़ती है आरबीआई को। फिर हमने पढ़ा था बैंक रेट के बारे में। बैंक रेट क्या होती है, दीर्घावधि के लिए आरबीआई जो ब्याज रेट देती है किसको, बैंकों को, उसको कहते हैं एक तरीके का आपका बैंक रेट। सॉरी, हाँ ठीक ही मैंने बोला, सॉरी यहाँ पे थोड़ा एक करेक्शन करूँगा। वो क्या कि बैंक रेट जो होती है वो क्या होती है कि बैंकें जब पैसा जमा करती हैं आरबीआई के पास, ठीक है, सॉरी पैसा नहीं जमा करती हैं, क्या दिमाग घूम रहा है। हाँ, बैंकें जब आरबीआई से लोन लेती हैं एक लंबी अवधि के लिए, मतलब 5 साल, 6 साल, 7 साल, उसके लिए जो लोन लेती हैं, तो उस लोन में जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है बैंकों को, या कहें आरबीआई जो वसूलती है, वो कहलाता है आपका बैंक रेट। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने आपको ये बताया था बेस रेट, मतलब इससे कम पे कोई बैंक पैसा बेच नहीं सकती। फिर मैंने आपको बोला था बेसल मानक, जो कि इसी से बैंकों से रिलेटेड होते हैं। बेसल कन्वेंशन एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है। फिर मैंने आपको आरबीआई के 7 सेक्टर बताए थे प्राइमरी, कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत एग्रीकल्चर आता है, एक्सपोर्ट आता है, आवास आता है, नवीन ऊर्जा आती है, शिक्षा आती है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। फिर मैंने मत्स्य पालन भी आता है। फिर मैंने इसके बाद आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव कॉमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है। फिर मैंने आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताया था। स्मॉल का मतलब छोटी होती हैं, लेकिन कैश, ये जारी कैश भी लेती हैं और सेविंग अकाउंट भी रखती हैं, और कई स्मॉल बैंक्स जो होती हैं वो बाद में आगे चल के ब्रॉड बैंक के रूप में कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक का मतलब क्या होता है, वो ऋण नहीं देते हैं हमें, केवल वो हमसे जमा स्वीकार करते हैं। वो क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते, वो एटीएम और डेबिट कार्ड के माध्यम से वर्क करते हैं। ठीक है, साथ ही मैंने आपको बताया था 75% वो पैसा कहाँ रखते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों में, 25% पैसा वाणिज्यिक बैंकों में जमा करके रखते हैं। तो इतनी बातें मैंने वहाँ पे आपको बता दी थी। उसके बाद फिर हमारा शुरू हुआ था मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में मैंने आपको बताया था कि 1 वर्ष से कम के मुद्रा के लेन देन को मनी मार्केट कहते हैं। इसमें कई ऑप्शन होते हैं, कॉल होता है, पुट होता है, टर्म होता है, अलग अलग टाइम पीरियड पे सबको अलग अलग ढंग से नोटिफाई किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि मनी मार्केट में कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं करता, सरकार करती है, बैंकें करती हैं, आरबीआई करती हैं, बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं। ठीक है, उद्योगपति का मतलब उनके ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो काम करते हैं। मैंने आपको इसमें यह भी बताया था कि सरकार जो पैसे की उगाही करती है वो 2 तरीके के अपनाती है, एक ट्रेजरी बिल अपनाती है और एक क्या अपनाती है, डेटेड सिक्योरिटीज। वास्तव में सरकार को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो 2 फॉर्मूले अपनाती है, एक होती बिल, एक होती बॉन्ड। बिल जो होता है 1 वर्ष से कम का होता है, बॉन्ड जो होता है वो 1 वर्ष से अधिक का होता है। बॉन्ड ज्यादातर पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट में अपनाया जाता है, बिल जो होता है वो ज्यादातर आपका मनी मार्केट में अपनाया जाता है। बिल भी जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेजरी बिल, एक होता है डेटेड सिक्योरिटीज। ट्रेजरी बिल के अंतर्गत क्या होता है कि इसे अंकित मूल्य से छूट पर जारी किया जाता है, इस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलती और ये 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए होता है। डेटेड सिक्योरिटीज क्या होता है, इसे अंकित मूल्य पर जारी किया जाता है और इस पर इंटरेस्ट रेट मिलती है, इस पर छूट नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसे डेटेड सिक्योरिटीज कहते हैं, लेकिन ये भी 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होता है।
उसी जगह पे जब बॉन्ड की हमने बात की तो बॉन्ड में हमने आपको क्या बताया, जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है वो 1 वर्ष से अधिक के लिए होता है, अंकित मूल्य से छूट पे मिलता है, उस पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि एक गिल्ड एडेड सिक्योरिटीज होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है, अंकित मूल्य पर उसे मिलता है लेकिन उसे इंटरेस्ट रेट मिलता है लेकिन उसे छूट नहीं मिलती। इतनी बातें जब मैंने आपको क्लियर करा दी थी, फिर मैंने आपको बताया था सीडी और फिर मैंने आपको बताया था सीपी। सीडी जो होता है वो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा होता है, सीपी जो होता है वो वाणिज्यिक व्यापारियों या कहें कि उद्योगपतियों या कंपनियों के द्वारा किया जाता है। इतनी बातें जब हमारी ये सारी क्लियर हो गई थी तो मैंने आपको ये भी बताया था जो कैपिटल मार्केट होती है, जो पूंजी बाजार होता है, उसमें व्यक्ति भी पार्टिसिपेट करता है और कैपिटल मार्केट का ही अगला चरण जिसमें व्यापारी पैसे को लेता है तो वो कई तरीके अपनाता है। एक तो वो इंटरनल अपनाता है, एक एक्सटर्नल अपनाता है। एक्सटर्नल में देसी या घरेलू अपनाता है, साथ ही विदेशी अपनाता है। देसी घरेलू में वो क्या करता है, या तो बॉन्ड जारी करता है मतलब डिबेंचर जारी करता है, या तो वो शेयर जारी करता है। इतनी बातें हमने आपको बताई थी। साथ ही मैंने आपको बताया था कि इंटरनल के अंतर्गत या तो वो खुद की संपत्ति का उपयोग करता है या तो वो लोन लेता है अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से। ये सारी चीजें मैंने आपको कवर कराई थी। मैंने आपको यहीं पे बताया था जो पहली बार शेयर जारी किए जाते हैं वो आईपीओ कहलाते हैं, जो दोबारा जारी किए जाते हैं वो एफपीओ कहलाते हैं, जो कुछ विशेष लोगों को विशेष रियायत देकर जारी किए जाते हैं वो बोनस शेयर या राइट इशू शेयर कहलाते हैं। फिर मैंने आपको और भी कई सारी चीजें बताई थी। ऑथराइज्ड कैपिटल की इतनी की अथॉरिटी है आपके पास, इतने ही आप मान लीजिए 2000 आपकी इनकम है तो आप 1000 का ही शेयर जारी कर सकते हैं। इसको ऑथराइज्ड बोलते हैं। ऑथराइज्ड में भी जितने लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया, ऑथराइज्ड में ही जितने लोगों ने इसे खरीद लिया वो एक तरीके का क्या होता है, वो एक तरीके का निर्गत होता है, मतलब इशूड होते हैं एक तरीके से। ठीक है कि इतने हमने यहाँ पे जारी किए, मतलब 1000 हमको कहा गया लेकिन 1000 में हमने 800 जारी किए। 800 में भी क्या होता है कि जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब कर लिया वो कहलाते हैं सब्सक्रिप्शन वाले या कहें सब्सक्राइब कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। फिर मैंने आपको शेयर मार्केट में कई सारी चीज़ें बताई थी। डीमैट अकाउंट बताया था कि सब लोग अपना अकाउंट एक ओपन करते हैं जिसमें NDCL होता है और CDSL होता है, ठीक है, नेशनल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड होता है। मैंने आपको फिर शेयर के बारे में और भी कई सारी चीज़ें, शब्दावलियाँ, बुल बताई थी, बियर बताई थी कि बुल का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति इस उम्मीद से शेयर खरीदता है कि भविष्य में इसके रेट बढ़ जाएंगे। बियर का मतलब होता है कोई व्यक्ति इस उम्मीद से शेयर बेचता है कि कल इसके शेयर घट जाएंगे। तो बुल और बियर का हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया था। फिर हमने आपको बताया था जो प्राथमिक बाजार होता है वो एक तरीके का यही होता है कि पहली बार जो शेयर जारी किए जाते हैं वो प्राइमरी मार्केट या कहें प्राथमिक बाजार होते हैं, और द्वितीयक जो बाजार होते हैं उसमें उन्हीं शेयरों को बार बार खरीदा और बेचा जाता है। इन शेयरों को जहां खरीदा और बेचा जाता है उस मार्केट को कहते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में जो दुकानें लगती हैं उनको बोलते हैं BSE और NSE के साथ साथ अदर नाम होते हैं। हमारे यहाँ BSE और NSE काफ़ी इंपॉर्टेंट है। BSE को बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत कई प्रकार के इंडेक्स हैं, उसमें पहला इंडेक्स है सेंसेक्स। सेंसेक्स के अंतर्गत 30 ब्लू चिप कंपनियां आती हैं। फिर आता है BSE 100, BSE 500, BSE 50, मतलब 100 कंपनियां हैं, 500 कंपनियां, 50 कंपनियां। तो ये सब अलग अलग मानक होते हैं जिनमें सेंसेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसी के साथ एक और दूसरा हमारा संस्थान है NSE। NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत 50 कंपनियों का जो संयोजित रूप होता है उसको निफ्टी बोलते हैं, और निफ्टी में हमारी कितनी होती हैं, 50 कंपनियां होती हैं। ठीक है, इतनी बातें हमने वहाँ पे पढ़ ली थी। फिर हमने कुछ बातें और पढ़ी थी। स्वीट शेयर के बारे में पढ़ा था कि स्वीट शेयर क्या होते हैं, मतलब वो शेयर जो अपने काफ़ी करीबी लोगों को कम छूट पे या छूट पे दिए जाते हैं। इक्विटी शेयर मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें क्या होता है कि लाभ और हानि दोनों में हम साथ निभाएंगे, बिना आपका साथ छोड़े नहीं जाएंगे। फिर हमने उसमें कई सारी चीज़ें और पढ़ी थी। पी नोट्स के बारे में पढ़ी थी कि पी नोट्स क्या होते हैं। पी नोट्स एक तरीके के मतलब इन्वेस्टमेंट का एक जरिया होता है जिसमें ब्लैक मनी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, बट भारत सरकार ने अब इसे रेगुलेट करना शुरू कर दिया है। हमने आपको ये भी बताया था कि ADR, GDR और IDR क्या होता है। ADR हमने बताया था कि कोई भारतीय कंपनी या कोई भी दूसरे देश की कंपनी अगर अमेरिका में किसी स्टॉक में, एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहती है, वहाँ पे अगर अपनी कोई कंपनी ओपन करना चाहती है, वहाँ के लोगों से पैसा परचेज करना चाहती है तो वो ADR जारी करती है। GDR के अंतर्गत क्या आता है, ADR को माइनस करके बाकी पूरे वर्ल्ड में GDR है और इंडिया में क्या है, IDR है।
इतनी बातें मैंने आपको बता दी थी। फिर मैंने आपको बोला था हॉट करेंसी क्या होती है। हॉट करेंसी वो करेंसी होती है जिसका पलायन काफ़ी तेज़ी से होता है। जैसे आपने नॉर्मली लाइफ में देखा होगा, कई सारे मतलब ऐसे आपको युवक और युवतियाँ मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब हॉट होते हैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो थोड़े अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है ना। वो यही होता है क्योंकि एटीट्यूड और एक तरीके का जो घमंड होता है वो बहुत तेज़ी से आ जाता है, तो इसलिए वो रिश्ता जल्दी टूटता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं वो काफ़ी तेज़ी से पलायन करती है। आपने देखा होगा फिल्म इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं कि आज ये हीरोइन इसके साथ ब्रेकअप में है, कल उसके साथ, मतलब ब्रेकअप में कहाँ रहती है, मतलब प्यार मोहब्बत में है, अगले दिन उसका ब्रेकअप हो गया, फिर वो दूसरे के साथ हो गई, तीसरे से उसने शादी कर ली, है ना। ये ड्रामा होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो हॉट होती हैं, ठीक है, और हॉट होती हैं इसलिए वो काफ़ी तेज़ी से पलायन करती हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हमने आपको समझा दी, ठीक है। और एनबीएफसी भी मैंने आपको शायद नहीं बताई। हाँ, एनबीएफसी जो होता है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेट कंपनी होती है, मतलब जो बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत ना आके 1956 के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रेगुलेट की जाती हैं। ये बैंकिंग कार्यों की तरह काम नहीं करती हैं, अर्थात ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट नहीं अपनाती हैं। ये एक तरीके का ऋण देने का मैकेनिज्म होता है। फिर मैंने आपको एमएफआई बताया था कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में मैंने आपको बताया था, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई थी ना। अब वही बात है कि मैं 5 घंटे की क्लास को कैसे 15 मिनट में रिकॉल कराऊंगा, है ना। लेकिन मोटे मोटे तौर पे तो मैंने आपको रिकॉल करा दिया। फिर वही हो जाएगा 5 घंटे की क्लास का वो रिकॉल करा रहा हूँ तो फिर ये 5 घंटे की हो गई। लेकिन हाँ, आपकी सुविधा के लिए हम क्या करेंगे कि जो सितंबर माह से जो आपकी शुरू करेंगे ना क्लासेस, तो इसमें मान लो जैसे 10 पार्ट हो गए इकोनॉमी के, ठीक है, तो उनका क्विक एंड फास्ट मोड का एक एक वीडियो बना देंगे, मैक्सिमम 2 बना देंगे, है ना, ताकि आप अपना कभी भी बैठें फुर्सत में और दोनों वीडियो बस वही पिक्चर ये देखते जाएं, पेज भी नहीं पलटना है, बस पिक्चर देखते ना, और सारी चीज़ें हम क्विक एंड फास्ट मोड में आपका रिवीजन करा दें, ताकि मान लीजिए जब आप बर्तन धो रहे हो, खाना बना रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, आप कहोगे सर क्या समझ लियो, काम वाली समझ लियो क्या हमको। तो ऐसा नहीं है, मतलब होता है ना कि घर परिवार में इतने काम करने ही पड़ते हैं, वो फंडामेंटल राइट का आपका हनन होता है। जैसे होता है ना, राज्य कभी भी आवश्यक सेवाओं के लिए नागरिकों पर दबाव डाल सकता है, तो नागरिक ये नहीं कहेगा कि आप हमसे स्वच्छ भारत अभियान में क्यों झाड़ू लगवा रहे हो, ठीक है, वो राज्य अपने लिए करता है। तो वही बात है, तो उसमें आपका एक काम आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई, उम्मीद है आप ये सारे कॉन्सेप्ट समझ गए। तो आज हम अपनी नई क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज के जो कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड मतलब होता क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने इस समय म्यूचुअल फंड और सेबी दोनों मौजूद हैं, ठीक है। इस टॉपिक को हम पढ़ें इससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक बेसिक स्टोरी के माध्यम से ये बता दूं कि म्यूचुअल फंड क्या होता होगा, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, आप लोग हैं, ठीक है, आप सब हमसे इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, कल ही आपने हमारे साथ शेयर मार्केट पढ़ी है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि आप शेयर मार्केट में जाके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और आप किसी भी कंपनी को काफ़ी अच्छे तरीके से भांप पाएंगे कि हाँ आज इसका शेयर ऐसा रहेगा, कल इसका शेयर ऐसा हो जाएगा, परसों इसमें इतनी बढ़ोतरी होगी और फिर ये इतना हमें प्रॉफिट देगा, ये हमें इतना लॉस करेगा। क्या पता है आपको? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? कोई अगर आपसे पूछें तो कह दोगे साहब हमें ज्ञान ही नहीं है उस चीज़ का, शेयर मार्केट का, कि हम शेयर मार्केट कैसे देखें। पढ़ लिए इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम शेयर बॉम्बे के बाहर बैठ के, निफ्टी के बाहर बैठ के अपनी एक दुकान खोलने के, ले लो भाई शेयर ले लो, शेयर ले लो, आज का भाव आज का भाव, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। मतलब सिंपल सी बात है कि शेयर मार्केट में जब हम जैसा पढ़ा हुआ इंसान जो कि पिछले 7 से 8 घंटे में अपनी बुद्धि लगा के इस क्लास को कवर कर लिया, वो नहीं समझ पा रहा है कि शेयर मार्केट का फ्यूचर क्या होगा, या शेयर मार्केट की दुकान में बैठा हुआ व्यक्ति वो नहीं समझ पाता है कि आज किसका भाव चढ़ेगा किसका भाव उतरेगा, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि एक ठेला वाला, एक छोटा सा दुकानदार, एक आम आदमी, सब्जी बेचने वाला व्यक्ति, एक रेडी पटरी वाला व्यक्ति शेयर मार्केट के बारे में जानकारी रखता होगा? नहीं रखता होगा ना, सिंपल सी बात है। लेकिन दिली इच्छा तो होगी, मोहब्बत तो होगी कि कम से कम हमसे कोई पूछे कि भाई साहब पैसा कहाँ रखते हो? शेयर मार्केट में। अरे भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हो? भाई साहब शेयर मार्केट में। इच्छा तो होगी ना कि कोई हमसे पूछे कि क्या आपकी जो दोस्त है, आपकी जो सहेली है वो कौन है,
पता चला कैटरीना कैफ है, पता चला माधुरी दीक्षित जी हैं, है ना, पता चला हमारे दोस्त जो हैं सलमान खान है, पता चला शाहरुख खान साहब हैं, है ना, पता चला कि साहब मतलब और भी कई सारे हीरो, मुझे सब हीरो के नाम में नहीं पता है ना, आमिर खान है या और भी कई सारे लोग हैं। अब ये मत हिंदू मुस्लिम मत करना है यहाँ पे कि आपको सर खानी वाले क्यों याद हैं सबके सब, है ना, मतलब मैं बात बता रहा हूँ कि मतलब ये सब लोग हैं, ठीक। हमने कह दिया इनसे मेरी दोस्ती है, जुबिन नौटियाल के साथ में हम गाना गाते हैं, है ना, मतलब ऐसी बातें अगर हमने कर दी तो एक स्टेटस बन जाता है ना अपना। तो उस स्टेटस को बनाने के लिए आम आदमी के मन में इच्छा होती है कि हम एक ऐसा कोई काम करें जिससे लोग हमें समझ पाएं कि हाँ हम शेयर मार्केट में हैं, लेकिन उसको रिस्क होता है, डर होता है। तो उसने क्या किया, उन चमचों को पकड़ा, है ना। अब ये मत देखिए, एक बात यहाँ बता दें, हो सकता है किसी की फैमिली के कोई मेंबर, ठीक है ना, ये काम करते हो, मान लीजिए सहारा में, LIC में, ठीक है, ये अलग अलग उसमें, तो मैं इस शब्द से मैं आपको थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बस समझाना चाहता हूँ और थोड़ा इंटरेस्ट होके आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए इस शब्द का उपयोग किया। बाकी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सारे काम दुनिया में बड़े होते हैं और सारे काम अच्छे होते हैं, और मैंने इससे भी कम स्तर का भी काम किया है, तो इसलिए आप मेरे से भी ये नहीं कह सकते हैं कि सर आपने अगर ज़िंदगी में कभी गरीबी देखी हो, आपने ज़िंदगी में अगर कभी मजदूरी देखी हो तो आप जाने, ठीक है। मजदूरी मैंने की है बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा मजदूरी की है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। 2 रुपये बचाने के चक्कर में मैंने बहुत मेहनत की है, ठीक है। 2-2 रुपये करके मैंने कैसे सारी चीज़ें खड़ी की हैं ये मैं ही जानता हूँ, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य वो बिल्कुल भी नहीं है, खैर चलो बुरा ही लग जाएगा तो वो वर्ड ही हटा देते हैं, ठीक है। हम इनको एक नया शब्द देते हैं, सज्जन भाव, ठीक है। मान लीजिए कई सारे सज्जन भाव रोड में टहलते रहते हैं, ठीक है, कि भाई साहब LIC करा लो, भाई साहब ये करा लो, भाई साहब वो करा लो, है ना, बोलते रहते हैं। तो आपको पता चला कि अच्छा LIC ये होता है, वो आएंगे आपसे कहेंगे कि बाबूजी 100 रुपये आप हमें डेली दोगे तो 1 महीने का आपका 3000 होता है, 1 साल का आपका 36,000 होता है। आप हमसे अगले साल जब मिलोगे तो हम आपको 40,000 रुपये एक मुश्त प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और अगर आप ये हमसे 40,000 नहीं लोगे तो अगले साल ये 40 का हम आपको 45 दे देंगे, उसके अगले साल अगर आप लोगे तो हम आपको 50,000 दे देंगे, मतलब 3 साल में हम आपको 36,000 का 50,000 रुपये प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में आया होगा बाबूजी ये आप हमें जो 14,000 रुपये की जो इतनी दया कृपा करोगे तो कहाँ से करोगे। तो वो सज्जन भाव बोलेंगे देखो बाबूजी आपको तो पता नहीं है शेयर मार्केट का भाव ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, हमारी जो कंपनी है, हमारा जो कंपनी का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, वो सब जानता है। वो जानता है कि आज टाटा के शेयर बढ़ेंगे या अडानी के शेयर घटेंगे या अंबानी के शेयर बढ़ेंगे या जोमेटो के शेयर गिरेंगे, ये सारी चीज़ें वो जानता है। हमारी एक पूरी वर्क फोर्स है, हमारी एक पूरी वर्क टीम है जो पूरे के पूरे इंडिया के मैनेजमेंट को, पूरी की पूरी इंडिया की इकोनॉमी को एनालिटिक करती है, और एनालिट करने के बाद वो ये बताती है कि किसका मार्केट में भाव उठेगा, किसका गिरेगा। तो ये जो भाव उठेगा और गिरेगा इसमें रिस्क बहुत होता है, लेकिन हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको 36,000 देंगे, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको 50,000 देंगे। अब ये बात अलग है कि हमको कभी 56,000 का प्रॉफिट होगा, तो कभी हमको 58,000 का प्रॉफिट होगा, तो कभी हमको 5 लाख का हो जाएगा, लेकिन आपका हम जो 50,000 है वो फिक्स रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें 30,000 का ही हो तो 20,000 हमारी जेब से जाएगा। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको ये गर्व रहेगा कि हमने LIC में पैसा अपना जमा किया, आपको ये गर्व रहेगा कि हमने पल्स में अपना पैसा जमा किया, आपको ये गर्व रहेगा कि हमने अपना पैसा जो है वो सहारा में जमा किया। तो आप भी अपने आप को कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ पाएंगे, अर्थात आप भी कहीं ना कहीं उससे म्यूचुअली कनेक्ट होंगे। आप समझ रहे हो, जैसे आप लोग जब फेसबुक चलाते होंगे, ठीक है, जैसे मुझे याद है कि फेसबुक में मतलब पहले चलाता था, अब नहीं चलाता हूँ। जब से श्री IAS अकेडमी ओपन की है तो अपनी हर जगह से मुझे आइडेंटिटी हटानी पड़ी थी, ठीक है। तो फेसबुक में क्या था कि एक मेरी मतलब बहुत पुरानी मतलब दोस्त थी, है ना, दोस्त हैं, सॉरी, ठीक है, अभी भी जिंदा हैं, अब तो उनका एक बच्चा भी है, ठीक है, मतलब बहुत पुरानी दोस्त हैं।
तो उन दोस्त साहिबा ने हमको लगभग 11 साल तक ढूंढा, हर जगह पे, घर में, हर जगह पे। घर में इसलिए ढूंढा क्योंकि शायद मिल जाएगा, मैं घर पे रहता नहीं था क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था, कहीं पे स्कूलिंग थी, कहीं कुछ था, तो मेरी ज़िंदगी भागा दौड़ काफ़ी ज़्यादा रही है, ठीक है। फिर बिजनेस हो गया तो वो ज़िंदगी नहीं मिली जो ज़िंदगी एक आराम की होनी चाहिए किसी भी पर्सन की, और फिर उसका रिसर्च करने लगा तो बिल्कुल पागल ही हो गया, ठीक। तो 11 साल बाद उन्होंने खोज निकाला। कैसे खोज निकाला कि इन्हीं के एक सज्जन थे, वो मेरे से जुड़ गए, ठीक है। मैंने उनकी फेसबुक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। मैं इनको वैसे ऐड भी नहीं करना चाहता था अपनी अच्छा, मेरी एक सबसे बड़ी ख़राब आदत ये है कि मैं किसी को अपनी तरफ से रिक्वेस्ट नहीं भेजता हूँ फ्रेंड की, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे डर ये लगता है कि मैंने अगर अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भेजी ना और उसने ना कर दिया तो मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा बुरा यही लगेगा। मतलब क्योंकि मेरी एक आदत है, मुझे ना नहीं सुनना आता है किसी भी चीज़ को लेकर, इसीलिए मैं सबसे ख़राब इंसान हूँ। मेरे सामने अगर कोई आके कह दे श्री IAS एकेडमी नहीं चलेगी ज़्यादा दिन तक, तो मैं उसको हटा देता हूँ। आप जाओ, आपका मेरे पास मेरी एकेडमी कोई काम नहीं। निगेटिव कैसे आया आपके अंदर, सलूशन बताओ अगर हमारे पास प्रॉब्लम है तो, लेकिन ये मत कहो कि ना, और ना मुझे सुनना नहीं आता, कभी भी नहीं आता किसी भी चीज़ में। जो मेरे सामने निगेटिव बोलता है मैं उससे दूर हो जाता हूँ। तो यही मेरी इनके साथ थी, क्योंकि ये मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी और कुछ चीज़ों के कारण रिश्ते टूट जाते हैं ना, मतलब मैं ही अलग हो गया था क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण किसी की ज़िंदगी खराब हो, ठीक है। तो ये देवी जी जब देखी कि इनके साथ जो व्यक्ति जुड़ा था मैं इनका म्यूचुअल हूँ, तो म्यूचुअल फ्रेंड उसमें दिखाता है ना, तो वो म्यूचुअल का मतलब क्या हो गया कि हम उसके फ्रेंड है तो आपके भी फ्रेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ कि ये जो सज्जन भाव हैं, जो सफ़ेद कोट पैंट पहन के, सफ़ेद नहीं, काला कोट पैंट और वाइट शर्ट पहन के आपके घर में आते हैं, ये किसके म्यूचुअल होते हैं? शेयर मार्केट के, ठीक है। और आप इनके जब दोस्त हो गए तो आप क्या हो गए? आप शेयर मार्केट के म्यूचुअल फ्रेंड हो गए। अब ये नहीं कि आप इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो शेयर मार्केट को, है ना, ऐसा भी नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ म्यूचुअल का मतलब क्या हुआ। तो आप इतनी बातें म्यूचुअल का समझ गए। चलिए, अब जब इतनी बातें समझ गए तो अब समझने की कोई बात ही नहीं है, आपको अपने आप सारी चीज़ें आ गई, देख लो चाहे खुद ही आप, ठीक है। लगता है बहुत चीज़ें कठिन होती हैं लेकिन ज़िंदगी बहुत ईजी होती है, ठीक है। शेयर मार्केट में एक आम निवेशक के लिए रिस्क हमेशा ही अधिक होता है, उसे कम करने के लिए म्यूचुअल फंड और पारस्परिक कोष एक बेहतर विकल्प माना जाता है। मतलब पारस्परिक का मतलब एक सहयोग हमारा और आपका। जैसे ज़िंदगी में आपने देखा होगा कई बार कई रिश्ते बनते हैं तो वो सहयोग से ही तो बनते हैं। पति और पत्नी का रिश्ता होगा, पिता और पुत्र का रिश्ता हो गया, भाई और बहन का रिश्ता हो गया, है ना। बहन कहती ठीक है मैं चाय बना देती हूँ, तुम 2 रुपये की टॉफ़ी मेरे लिए ले आना, है ना। ये चीज़ें होती हैं। 1964 से भारत में इसकी शुरुआत हुई। रिस्क कैसा होता है? कई तरह का। एक तो शब्दावलियों का, आपसे मैं अभी पूछ दूं जबकि कल ही मैंने पढ़ाया है कि वैसा IPO क्या होता है, तो थोड़ी देर में लगेगा IPO क्या होता है। मैं आपसे पूछ दूं कि स्वीट शेयर क्या होंगे, लगेगा अच्छा कैडबरी की बात कर रहा है। मैं अगर आपसे ये पूछ दूं हॉट मनी क्या होगा तो आपको अच्छा छूने में गर्म लगती है। मैं अगर आपसे पूछ दूं ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं तो आपको अच्छा नीली कलर की कोई चिप उसमें डाली जाती है, मेमोरी कार्ड डाला जाता है। मतलब ऐसी खुराफात दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। आर्थिक ज्ञान, इतने बड़े इकोनॉमिक्स तो आप नहीं बन पाते हो तो वो सज्जन आदमी कैसा आम आदमी बन पाएगा, ठीक है। तरलता बाजार की, मतलब कौन सी चीज़ का रेट बढ़ेगा कौन सी चीज़ का घटेगा ये आप नहीं समझ सकते हो। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं अपने बिजनेस में जानता था कि 3 महीने बाद किस चीज़ का भाव बढ़ेगा और किस चीज़ का भाव गिर जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे होता था कि मैं मौसम को एज्यूम करता था, ठीक है, और मौसम के एज्यूम से ही समझ जाता था कि अच्छा अब बरसात आने वाली है, ठीक है। किसान जो होगा वो अपना गेहूँ बेचेगा नहीं, ठीक है, और वो फसल को अपने पास रखेगा तो उसकी फसल भीगेगी, मार्केट में गेहूं आएगा नहीं, सुखाने के लिए धूप होगी नहीं, तो पक्का जितनी भी चीज़ें होंगी उसके प्राइस अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। जो भी चीज़ उस आटे से बनती है वो हर एक प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएगा। जैसे गर्मी होती है तो गर्मी में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो नहीं बनते हैं क्योंकि गर्मी भयंकर होती है, तो उन प्रोडक्ट को बनाने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो काम नहीं कर पाते उतनी हीट में, ठीक है। तो उसका प्रोडक्शन जो लेवल होता है वो कम कर दिया जाता है। तो हम लोग ऐसे समझ जाते थे कि मार्केट में अगर चीज़ें शॉर्ट हुई तो उसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे होती है। इसका नियमन सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी मान लो ऑलरेडी मैंने बताया था, ठीक है। इसमें भी लाभ पर निवेशक को टैक्स देना पड़ता है, मतलब जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। एज इट इज सेम टू सेम यही होता है।
तो उसमें हमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, आपको याद नहीं रखना है, म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका ओपन म्यूचुअल फंड और दूसरा होता है आपका क्लोज म्यूचुअल फंड। ठीक है, ओपन म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है कि ओपन म्यूचुअल फंड में आप वर्ष भर यूनिट की बिक्री चलती रहती है। मतलब सिंपल सी बात है कि किसी को आपने पैसा दिया, जैसे आपने देखा होगा ना कि आपके घर के बाहर जो सज्जन आपसे पैसा लेने आते हैं तो 100 रुपये संडे को ले गए, 100 रुपये मंडे को ले गए, 100 रुपये ट्यूसडे को ले गए, 100 रुपये वेडनेसडे को ले गए, ऐसे करके पूरा वीक, पूरा मंथ, पूरा 6 मंथ, पूरा ईयर वो आते रहते हैं। अर्थात पूरे के पूरे वर्ष वो आपसे पैसा लेते रहते हैं और ऐसे ही वो पैसा शेयर मार्केट में भी देते रहते हैं कई कंपनियों को। तो इसको हम कहते हैं ओपन म्यूचुअल फंड। क्लोज म्यूचुअल फंड क्या होता है कि हम गए LIC के पास, LIC ने कहा कि साहब हमारे यहाँ ये स्कीम्स चल रही हैं, आप अपनी बेटी के लिए, जो अभी बेटी अभी नवजात है उसको आप एक तरीके से, नवजात का मतलब नई जन्म ली है ना, तो जो वो बेटी है उसके लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत चाहें तो LIC इतनी रिकमेंडेशन कर सकती है। आप बैंक में चाहें तो इस तरीके से पैसा, मतलब गृह लक्ष्मी के नाम पे आप वो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और 18 वर्ष की जब आपकी देवी जी हो जाएंगी तो इनको हम विवाह की उम्र में इतना पैसा रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड क्लोज म्यूचुअल फंड। ठीक है, हालांकि इसको फिक्स डिपॉजिट के रूप में ही मानते हैं, बट कहा जाता है ना कि फिक्स डिपॉजिट एक टाइम पीरियड के तहत होता है। तो म्यूचुअल फंड की ये खास बातें आप समझ गए। ठीक है, म्यूचुअल फंड मैनेजर को, जो फंड मैनेजर को निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब जो इस फंड को मैनेज करता है उसका जो निदेशक मंडल होता है उसको इस तरीके से नियुक्त किया जाता है। क्लोज म्यूचुअल फंड एक निश्चित अवधि के लिए बंद होता है, जिस अवधि के बाद उसे पुनः बेचा व खरीदा जा सकता है। मतलब वही है, 18 वर्ष का अगर कहा है तो 18 वर्ष हो गया, 5 वर्ष का कहा है तो 5 वर्ष हो गया, 10 वर्ष का कहा है तो 10 वर्ष का हो गया। एज इट इज काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बट मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन उठता है कि इसके प्रॉफिट क्या होंगे। बहुत सारे प्रॉफिट होंगे। क्या सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लेगी, मतलब बाजार में तरलता को हम देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी आएगी, छोटी छोटी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या कहें वित्तीय जो समावेशन है वो प्रमोट होगा, साथ ही पेशेवर जो प्रबंधन है यानी कि एक्सपर्ट जो मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी तेज़ी से बाहर निकल कर आएगी। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए फिर बात आती है नोट। अब म्यूचुअल फंड के लिए काफ़ी सारी कंपनियां, पहले क्या होता था केवल कुछ ही कंपनियां म्यूचुअल फंड को वो करती थी, बट अब काफ़ी सारी कंपनियां काम करती हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड अभी मैंने आपको क्या बताया, आम जनमानस के लिए। ठीक है, लेकिन आम जनमानस अगर ऐसा काम कर रहा है तो जरूरी थोड़ा ना कि बड़े आदमी अंबानी और अडानी, उनकी कभी इच्छा नहीं होती होगी। आपको क्या लगता है कि अंबानी या अडानी कभी शेयर मार्केट के बाहर खड़े होते हैं अपना झोला लेके? बिल्कुल भी नहीं खड़े होते। तो इनकी भी तो इच्छा होती ना कि अपना पैसा कहीं पे जमा करें। तो इनके लिए एज इट इज सेम टू सेम म्यूचुअल फंड ही होता है, उसको बोलते हैं हेज फंड। ठीक है, मतलब बड़ा फंड। ठीक है, तो बड़े निवेशकों को यहाँ पे बुलाया जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, आपसे केवल 1 लाइन में क्वेश्चन आस्क करेगा कि हेज फंड क्या होता है तो आप बता देना। ठीक है, अगला हमारा जो है वो है डेरिवेटिव्स। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन यही लिख के देगा, व्युत्पन्न मुश्किल है जो आपको लिख के दे, आपको देगा डेरिवेटिव्स का सामान्य आशय क्या है। तो पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है। तो एक बात बताओ, इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कल ही मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल मैंने दिया था आपके माता पिता का, और मैंने बोला था कि आपके घर में पिताजी ने ये संपत्ति खरीदी होगी तो उस संपत्ति में 1000 रुपये का स्टाम्प लिया होगा, लगभग 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, तो उस स्टाम्प में एक बात बताइए, जो ये 1000 लिखा गया, कि आपको लगता है कि उस पेपर की वैल्यू 1000 थी? वो पेपर आपका A4 का है। ठीक है, 2 A4 के पेपर मिला देंगे तो आपका ये पेपर बन जाएगा, मतलब 2 रुपए का पेपर हो गया। प्रिंटिंग का मैं मान के चलता हूँ 10 रुपए प्रिंटिंग का हो गया। एक कार्ड मान लो 10 रुपए का प्रिंट होता है ना शादी वाला, तो 10 रुपए का मतलब 12 रुपए में ये तैयार हो गया। ठीक है, 12 रुपए में तैयार हो गया। लेकिन एक बात बताइए, इस पे जो लिखा है इसकी वैल्यू कितनी है? 1000। अर्थात इस पेज की कोई कीमत नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन उसमें जो चीज लिख दी गई है, जो उसको बेचा जाता है, मान लो इसमें क्या लिख दिया जाता है कि मैं आपको अपना प्लॉट, अपनी जमीन, आपकी धर्म पत्नी, अर्धांगिनी, आपकी जो जीवन संगनी है उनके नाम करता हूं। अब वो प्लॉट कितने का है? 3 लाख का, 50 लाख का, 20 लाख का, 60 लाख का।
लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है 1000, मतलब उस पेपर की वैल्यू एज इट इज स्वतः कोई नहीं है, लेकिन उसकी खरीद और बिक्री के कारण उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, मतलब इसकी फोटो खींच के आप यूज मत करना, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए जब हम लोग अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो मेरे बिजनेस में क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, ठीक है, उस व्यक्ति का क्या हुआ, अमाउंट एक निश्चित बना, ठीक है। मान लीजिए कोई एक बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी जो आप जानते होंगे, वो कंपनी आई, उसने हमें कोई प्रोडक्ट बेचा, उस कंपनी का अमाउंट बना 5 लाख रुपए, ठीक है। अब हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी है और उस दिन पैसे को गिनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। पैसे को गिनने के लिए टाइम नहीं, हमने इनसे कहा कि आप नेक्स्ट वीक आना, हम आपको आपका पैसा पे कर देंगे, ठीक है। इन्होंने कहा साहब क्या गारंटी है, हालांकि ऐसा वो कहते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो ये कह देंगे तो उनका धंधा उसी दिन बंद हो जाएगा, क्योंकि वो क्रेडिट देख के ही आपको पैसा देते हैं ना, पहले से ही मार्केट में आपकी इतनी क्षमता बनी होती है। तो उन्होंने कहा साहब ठीक है, आप, क्यों मालिक तो आता नहीं, नौकर आता है, ठीक है, गाड़ी से, तो नौकर आया तो उसने कहा बाबूजी एक काम करिए, यहाँ पे साइन कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने साइन सिर्फ कर दिया अपना, ठीक है, मतलब कोई भी हमारा जो नाम है रियल, वो हमने अपना साइन कर दिया, जो बिजनेस का हमारी अथॉरिटी है। अब वो जब हमने अपनी साइन कर दी यहाँ पे, ठीक है, ये साइन करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 लाख ही हो गई हमारे साइन के। मतलब अगर ये साइन हमारा है तो सिंपल सी बात है, हमने पैसा नहीं पे किया है, ठीक है। और अगर हमने इतना लिख दिया यहाँ पे ऐसे करके पेड, तो वो 5 लाख फिर पेड है, फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो कि साहब पेड नहीं है, पेड नहीं, हम कहेंगे नहीं पेड है। या एक और छोटा सा एग्जांपल आपको हम दें, वो क्या, जैसे हम लोग बिजनेस जब करते हैं तो हमारे बिजनेस में क्या होता है कि मान लीजिए आप आ गए, आप बिल भी नहीं लाए, ठीक है, तो हम अपने ही शॉप का, ठीक है, एक रसीद लेते हैं, जो हमारी नॉर्मल सा जो हमारे होते हैं बिल होते हैं, उन बिल में हमने लिख दिया ऐसे कि 50,000 रुपए हम आपको 3 तारीख को देंगे, ठीक है। अब हमने इतना कह दिया 50,000, तो ये जो रसीद हुई ना एक सिंपल पेपर की, ये सिंपल पेपर की रसीद आप कहीं पे भी चले जाओगे, किसी भी व्यापारी की दुकान में, ठीक है, उससे कह दो कि बाबूजी ये 50,000 रुपए की रसीद है बगल वाले दुकानदार की, क्या आप हमें इसके बदले में 48,000 दे दोगे, 3 दिन बाद ये आपको पैसा देने को बोले हैं, आप 50,000 ले लेना। तो वो बगल वाला व्यापारी 1 सेकंड नहीं सोचेगा, 1 सेकंड नहीं समझेगा, तुरंत बोलेगा ठीक है साहब ने दे दिया, क्योंकि उस पर हमारी मोहर लगी होगी प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन की, ठीक है। अब वो मोहर लगी है, 3 दिन बाद इसी का कोई लेबर आया, बोला कि बाबूजी ये रिसिप्ट आप ही की है क्या, तो हम कहेंगे हाँ। अच्छा, हम ये नहीं देखते हैं शकल किसकी क्या है, हमें हमारी रेसिप्ट चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, एक दिन क्या हुआ, मेरी सिस्टर ने मेरे से बोलती है कि यहाँ पे दादा साइन कर दो, हमने कहा ठीक है साइन कर दे रहे, हमने साइन कर दिया। ऊपर उसने अपने हाथ से लिख दिया धारक को 50,000 रुपए चुकाए जाते हैं, ठीक है। और वो चली गई पापा के पास, बोलती कि देखिए साहब ये मतलब आपके मतलब छोटे सपुत्र ने मतलब ये 50,000 रुपये का हमें पे करने का वादा किया, तो आप हमें पे करेंगे, और ये आपकी देखिए दुकान की अथॉरिटी है, आपकी मतलब यहाँ पे आपके बिजनेस की लोगो लगा हुआ है, तो आप हमें पे कर दीजिए, ठीक है। तो पिताजी हंसने लगे। तो इस पर हम लोगों को समझाया गया, मतलब उस समय तो मैं नया नया था, कि नहीं तुम्हें साइन सोच समझ के करने, कहाँ पे करने कहाँ पे नहीं करने। मतलब मेरी साइन की इतनी ज़्यादा क्रेडिट है, जैसे आप एक IAS बनेंगे तो आपकी साइन की क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा होगी। आपकी एक साइन से खरबों का प्रोजेक्ट कैंसिल भी हो सकता है और अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो क्या हुआ, उस पेपर की अपनी खुद की कोई कीमत नहीं हुई, लेकिन इसको बेचा गया और खरीदा गया, यानी कि इसका जो अनुबंध हुआ ये काफ़ी महंगा हो गया, ठीक है। या एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, सिंपल सी बात है, देखो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जब तक क्लियर ना हो जाए ना डेरिवेटिव्स, तब तक मजा नहीं आता। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, शादी का पत्र। आप लोग शादी करते होंगे, मतलब ऐसा थोड़ा ना करते होंगे एक ही बार शादी होती है कि 10 बार थोड़ा ना करते होंगे, मेरे बोलने का टोन ऐसा कुछ निकल गया, ठीक है। तो शादी जब आप करते हैं तो क्या करते हैं, एक शादी का पत्र होता है, कोर्ट मैरिज अगर आप करते हैं कि मैं अपनी प्रेयसी को ये वचन देता हूँ कि 7 जन्म 7 फेरे लेने के बाद मैं इनके साथ हर एक परिस्थिति में इनका साथ दूंगा, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, हमेशा इनकी मदद करूंगा। ऐसा हम एक पत्र लिखते हैं, ठीक है, और उस पत्र में नीचे हम अपनी साइन कर देते हैं, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कभी भी खुराफात आया कि इनको हम तलाक दे दें, इनसे हम दहेज की मांग कर लें, जबकि वहां लिखे हो कि हम दहेज नहीं मांगेंगे, तो क्या होगा कि इसकी खरीद और बिक्री, मतलब ये जब कोर्ट में जाएगा तो इसकी इस पेज की सबसे बड़ी कीमत होगी, आपकी जुबान की कीमत नहीं होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे लिख दिया है सब कुछ। और ये स्टाम्प होता है एक तरीके का, 100 या 200 रुपए का, 1000 रुपए का, 10,000 रुपए का।
मतलब वही बात है, एक ऐसा उपकरण जिसकी खुद की कोई कीमत नहीं है, बट उसके खरीदने और बेचना, उसका एक अनुबंध, उसका एक संबंध, उसका एक ट्रस्ट, उसका एक कॉन्टेक्स्ट के कारण होती है, तो वो कहलाती है डेरिवेटिव्स। अर्थात शेयरों और कमोडिटी मार्केट से बनते हैं डेरिवेटिव्स। कमोडिटी मार्केट का मतलब, जैसे आप लोगों में से कई सारे बच्चों के यहाँ अधिकांश लोग किसान परिवार से होंगे, तो आपके पिताजी कोल्ड स्टोरेज में जाते होंगे, ठीक है, अपने यहाँ की आलू, कोई लौकी या कोई भी अन्य चीज की जो फसल की उपज हुई है उसको वहां पे जाके जमा कर देते हैं। वो एक वहां से आपको रसीद देता है छोटी सी, और बोलता है कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब आपको चाहिए तो रसीद ले आना। उस रसीद में क्या लिखा होता है कि फलाना सज्जन इंसान की 20,000 रुपए की आलू हमारे यहाँ जमा है। अब आपको कभी अपनी बेटी की शादी करनी या बीमारी के लिए पैसा चाहिए, तो बगल के साहूकार के पास गए, आपने कहा साहब ये 20,000 की हमारे पास रसीद है, 6 महीने बाद ये कैश हो जाएगी, आप चाहो तो हमें इसके बदले 15,000 रुपये अभी दे दो, 6 महीने बाद आप 20,000 निकाल लेना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ही तो हो गया एक तरीके का। ठीक है, चलो, इन्हें खरीदने व बेचने के लिए कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इनमें लाभ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनकी मांग काफी ज्यादा होती है। सिंपल सी बात है, हम लोग खुद खरीदते हैं कि भाई मेरे को डेरिवेटिव्स दे दो आके। अब जैसे कुछ टाइप के लोग होते हैं ना, जो उधार दे देते हैं किसी को और पैसा नहीं वसूल पाते हैं, ठीक है, तो वो आके हमको दे देंगे कि साहब ये 50,000 रुपए का उधारी इसके यहाँ पड़ी है, आप अगर हमको 50,000 की उधारी में 45,000 अगर आप दिला देते हैं तो 5,000 आपके, तो कितना बड़ा फायदा हुआ। ठीक है, हम तुरंत चले गए, इनको 2 बार प्यार से समझाए, तीसरी बार समझ गए होंगे कैसे समझाए होंगे। ठीक है, अपने आप चौथी बार फिर दे दिया। अच्छा, उसको क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो बेचारा सज्जन सीधा आदमी है, ठीक है ना, हम थोड़े दुष्ट टाइप के इंसान हो गए, तो उसने फिर दे दिया पैसा, तो इससे 5,000 का फायदा हुआ। शेयर मार्केट में जुड़े जो पुराने लोग होते हैं, विशेष तौर पर वो लोग इस पर काफी ज्यादा नजर रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें लाभ काफी ज्यादा होगा, लेकिन उनको ये भी पता होता है कि रिस्क काफी ज्यादा होता है। वही सिंपल सी बात है, किसी भी चीज में अगर कोई चीज का प्रॉफिट होता है तो उसमें उतना ही ज्यादा लॉस भी होता है। ठीक है, उसमें उतना ज्यादा रिस्क भी होता है। 4 प्रकार के डेरिवेटिव्स होते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड आपका क्या है, स्वैप्स। मतलब आप चेंज करवा सकते हैं, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए फिक्स कर सकते हैं, और फ्यूचर के बाद उसे आगे और बढ़ा सकते हैं जब आपका फुल हो जाए। ठीक है, अब बात आती है इनकम म्यूचुअल फंड। इनकम म्यूचुअल फंड मेनली मैंने आपको बता दिया है कि एक इनकम दी जाती है निश्चित। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मान लीजिए आपने 100 रुपए डेली जमा किए, तो आपका 3,000 रुपया एक महीने में हो गया, 36,000 आपका एक साल में हो गया। तो इन सज्जन महोदय ने आपको 40,000 देने की बात की, तो ये हो गया इनकम म्यूचुअल फंड। ठीक है, इसके अंतर्गत निवेशकों को आय की भांति एक नियत राशि प्राप्त होती है, तथा वर्तमान में अधिक प्रचलित है म्यूचुअल फंड। आपने देखा होगा छोटी छोटी जो रेडी पटरी के जो दुकानदार हैं, वो वास्तव में इस म्यूचुअल फंड का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस को बूस्टअप देने में काफी ज्यादा लोकप्रिय होता है। ठीक है, लेकिन हम इन पे भरोसा नहीं करते हैं, हम अपने बिजनेस पे ही भरोसा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बिजनेस ऐसा है कि 1 घंटे में ये 10 गुना ज़्यादा कीमत हमें प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, बीटा वैल्यू। बीटा वैल्यू क्या होती है, यह मान किसी सूचकांक की परिवर्तनीयता को दर्शाता है। यदि आगे क्या दिया हुआ है, यदि बीटा वैल्यू का मान अधिक है तो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव तेजी से होता है। मतलब सीधी सी बात है कि कोई शेयर बेचा जा रहा है, कोई शेयर खरीदा जा रहा है, तो उसी चीज की मापक को, मतलब कितनी तेजी से बेचा गया, कितनी तेजी से वो गिरा, उसको मापने के लिए हम जिस वैल्यू को मतलब मेजर करते हैं, वो वैल्यू कहलाती है बीटा वैल्यू। ठीक है, रेफरेंस रेट क्या होता है, रेफरेंस रेट बिल्कुल सिंपल सा होता है, मतलब आप ऐसे समझिए कि वह न्यूनतम दर जिसमें पूंजी बाजारों में उधारों का लेन देन होता है। जैसे छोटी सी बात है, आप में से मान लीजिए किसी देवी जी को कभी पैसे चाहिए होंगे, ठीक है, मान लो आपको 5 रुपए चाहिए, आपने हमको फ़ोन किया कि सर 5 रुपये हमको दे दीजिए। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है मैडम जी 5 रुपये दे दीजिए। आपने तुरंत कहा सर 5 रुपये आप दे दो, शाम तक आपको हम 6 रुपये दे देंगे। ठीक है, अब ऐसा तो आपका हो कि नहीं कि सर अभी हमें 5 रुपये दे दो, 10 रुपये आपको दे देंगे शाम को। ऐसा तो सिंपल सी मतलब हो गया, फिर तो बड़ा रिस्क हो गया। ठीक है, तो ये जो न्यूनतम आपने हमको ब्याज दिया है ना, कोई अन्य पर्सन भी हमें 6 रुपये ही देगा, तो इसी को बोलते हैं क्या, कि ये एक तरीके की न्यूनतम ब्याज दर है, अर्थात ये एक तरीके की रेफरेंस रेट है। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी ही रेफरेंस रेट को लिबोर बोलते हैं, मतलब लंदन स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा उसे रेगुलेट किया जाता है।
इंडिया में इसी को मिबोर बोलते हैं, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। आगे हम इन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बात आती है नकारात्मक ब्याज दर। ऑलरेडी मैंने आपको शायद बैंकिंग के फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि आप लोग जैसे अपना जब अकाउंट ओपन करते होंगे तो आपका क्या होता होगा, सेविंग अकाउंट होता होगा, ठीक है। आपने पैसा जमा किया तो लगभग आपको 4% इंटरेस्ट रेट मिलती है। बट हम लोग जो होते हैं वो करंट अकाउंट होता है, और हमारे करंट अकाउंट की खूबी क्या होती है कि अगर हमारे अकाउंट में शून्य बैलेंस है फिर भी हम उसमें 50 से 5 लाख 50 लाख इतनी पेमेंट का ट्रांसफर करा सकते हैं अर्जेंट में, ठीक है। हम फिर उसको 1 घंटे 2 घंटे बाद जाके भले पे कर दें जाके, या 2 दिन बाद पे कर दें। तो ये जो इतनी सर्विस एडवांस में हमें देता है, इसके बदले में ये हमसे एक रेट वसूलता है, उसको बोलते हैं निगेटिव इंटरेस्ट रेट, यानी कि नकारात्मक ब्याज दर। निगेटिव क्यों? क्योंकि बैंकों का काम क्या होता है, ब्याज देना, न कि ब्याज वसूलना लोगों से। वो तो आप लोन जब देते हो तब वसूलते हो, लेकिन अगर लोगों ने आपको पैसा जमा किया है तो आप उसके बदले में ब्याज उनको दोगे। लेकिन करंट अकाउंट में अगर कोई व्यक्ति पैसा जमा करता है तो उसको ब्याज मिलता नहीं है, बल्कि उसको देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सर्विस क्विक एंड फास्ट करा रहा है। आप लाइन में लगे होंगे और मैं अगर चला गया बैंक में और मैंने अगर 5 लाख की गड्डियां उसके सामने रख दी बैंक मैनेजर के सामने, तो वो पहले मेरी बात सुनेगा, आपको रोक देगा थोड़ी देर के लिए, और आप कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं निगेटिव ब्याज दर, ठीक। फिर बात आती है स्प्रेड रेट की। ये भी बिल्कुल सिंपल है। सिंपल का मतलब क्या हुआ कि बैंकों द्वारा ली गई जमाएं और जो दिए गए ऋण होते हैं इनके ब्याज में अंतर को स्प्रेड रेट कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि आपको बैंकें 4% का ब्याज दर देती हैं, ठीक है। बैंकें आप जब लोन लेने जाते हो तो 7% का वसूलती हैं, तो दोनों के मध्य डिफरेंस कितना हो गया, 3% का। तो 3% का जो ये प्रॉफिट है, ये डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं स्प्रेड रेट। समझ गए? इससे ज्यादा आपको समझना नहीं है। फिर बात आती है हार्ड करेंसी। हॉट करेंसी आपने पढ़ा था जिसकी पलायन तेजी से होता है। हार्ड करेंसी का मतलब होता है जिनकी वर्ल्ड मार्केट में डिमांड काफी अधिक होती है बट उनकी आपूर्ति कम है। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जिंदगी में कई सारे ऐसे मतलब देवी और देवता आए होंगे, ठीक है, मतलब जिनके पीछे हजारों लड़के और हजारों लड़कियां लट्टू बनी रहती हैं, मतलब घूमती रहती हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है, उनका तो कोई एक ही होगा ना वर, या उनकी कोई एक ही होगी वधू, है ना। तो वो कोई एक ही होगा उनके लिए, बट उनकी डिमांड क्या है, हर एक इंसान उनके साथ जुड़ना चाहता है, ठीक है। तो हम उन सज्जन को या उन देवी जी को क्या कह सकते हैं कि वो एक तरीके की अपने आप में हार्ड करेंसी है, ठीक है। तो अगर आपको कोई व्यक्ति रिजेक्ट कर दे, आपके प्रपोजल को कोई एक्सेप्ट ना करे, है ना, और आपको पूरी उम्मीद हो कि आप जिंदगी में इनसे कभी जुड़ नहीं सकते, तो अपनी फ्रेंड लिस्ट में, अपनी ब्लॉक लिस्ट में उनका नाम लिख लेना हार्ड करेंसी, ठीक है। अब कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। तो इनकी आपूर्ति कम होती है। हार्ड करेंसी की कीमतें हमेशा ऊंची होती हैं। आप देखते होंगे हाई डिमांड उनकी होती है, उनको लॉरियल का शैम्पू चाहिए, ठीक है, उनको उसका रेड चीफ का जूते चाहिए, मतलब सज्जन आदमी को, ठीक है, उनको मतलब पैंटालून्स के कपड़े चाहिए, है ना, उनको क्या बोलते हैं आपका सियाराम के कपड़े चाहिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके शौक होते हैं, ठीक है। वो कभी ढाबे में खाना नहीं खाते होंगे, वो 5 स्टार होटल में खाना खाते होंगे, भले पहले बैठ के जमीन में ठेले में पंगत में खाते हों, है ना। तो वो एक तरीके क्या होते हैं, उनकी करेंसी काफ़ी हाई होती है। वो एप्पल का आईफोन लेकर चलते हैं, एप्पल का आईपैड, एप्पल का मैकबुक लेके चलते हैं, ठीक है। तो भी एक तरीके की उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा भौकाल क्रिएट करने के लिए हमेशा ऊंची ही रहती है, ठीक है। तो मतलब हार्ड करेंसी दैट्स वो करेंसी जो वर्ल्ड मार्केट में जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा अधिक होती है बट उनकी आपूर्ति कम होती है और उनकी कीमतें हमेशा ऊंची होती हैं। एग्जाम्पल डॉलर, ठीक है। तो डॉलर का आप हमेशा देखते होंगे, उसकी ये स्थिति रहती है। हॉट करेंसी का मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी पढ़ाया था कि ऐसी करेंसी जिसका स्थायित्व कम होता है। जैसे आपकी ज़िंदगी में कई सारे लोग ऐसे आते होंगे बिल्कुल गुब्बारे की तरह, लगता है कि सच में आपकी ज़िंदगी का सेलिब्रेशन बनने वाला है, लेकिन उतनी ही तेज़ी से जाते हैं कि पता ही नहीं चल पाता, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कि ऐसी करेंसी जिसका स्थायित्व कम होता है और वो शीघ्रता से पलायन कर जाती है जहां उनको अधिक लाभ प्राप्त होता है, मतलब आपसे ज़्यादा जहां पे सुविधाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है ना, वहाँ चले जाते हैं। हालांकि ये एग्जाम्पल गलत मैं कहूँगा, ये आप उन देवी जी और सज्जन पे किसी पे मत लगाइए।
ज़रूरी नहीं होता सब लोग इसीलिए जाते हैं, कई लोगों की कई मजबूरियाँ भी होती हैं, ठीक है। तो जहाँ अधिक लाभ होता है वो वहाँ पे चली जाती हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट जो आर्टिकल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आज का, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। फ्यूचर कमोडिटी मार्केट, क्या नाम है इसका? फ्यूचर। कमोडिटी का मतलब कोई पदार्थ, मार्केट का मतलब बाजार, मतलब भविष्य का जो वादा हमने किया है, या कहें वायदा कारोबार बाजार, ठीक है, मार्केट जो होती है उसको हम कहते हैं फ्यूचर कमोडिटी मार्केट। सिंपल सी बात, जैसे हम लोग जब किसी से जुड़ते हैं तो एक बनाते हैं ना कि भविष्य में हम आपके साथ ऐसे रहेंगे, भविष्य में आप हमारे साथ ऐसी रहेंगी, ठीक है, मतलब फ्यूचर का अनुबंध हमने उनसे किया, तो वो कहलाता है फ्यूचर कमोडिटी मार्केट। अब लेकिन वही बात होती है ना कि आप मान लो फ्यूचर में कलेक्टर बन गए और वो किसी कंपनी में है सॉफ्टवेयर, या वो एक तरीके की मॉडल हैं, जैसे कनिष्क कटारिया साहब जी और उनकी मतलब मैडम जी, है ना, मतलब दोनों कलेक्टर साहिबा जी, है ना। अब तो कलेक्टर साहिबा ही बोलोगे ना भाई, भले वो चाहे कलेक्टर ना हो, लेकिन कलेक्टर की वाइफ कलेक्टर साहिबा, ठीक है। तो मान लो कलेक्टर साहिबा और वो कलेक्टर साहब एक तरीके के क्या थे? फ्यूचर के लिए कमोडिटी थे एक तरीके के, ठीक है, कि हाँ जिंदगी में हम कभी जब IAS बन जाएंगे, आप हमारा सपोर्ट करना, तो हम साथ में जुड़ जाएंगे, वो अनुबंध हो गया। ऐसा ही शेयर मार्केट में भी काफ़ी बार, मतलब जो शेयर मार्केट होती है वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होती हैं, बट वो फ्यूचरिस्टिक नहीं होती, वो एज इट इज़ करंट होती हैं। लेकिन फ्यूचर कमोडिटी मार्केट उनसे डिफरेंट होता है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसको हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। हालांकि मैंने बता तो दिया है आपको कि वही आलू वाली रसीद से सेम टू सेम वही चीज़ होती है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट से काफ़ी अलग है, क्योंकि शेयर मार्केट में कंपनी के शेयरों की इक्विटी, बॉन्ड एंड डिवेंचर की खरीद फरोख्त होती है, लेकिन फ्यूचर कमोडिटी मार्केट में वस्तुओं की खरीद फरोख्त होती है, मतलब वहां पे पेज की होती है, ठीक है, बातों की होती है। लेकिन यहाँ पे आलू खरीद लिया, गन्ना खरीद लिया, ठीक है, यहाँ सलजम खरीद लिया, टमाटर खरीद लिया, प्याज खरीद लिया, मतलब कमोडिटी खरीद ली, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, आप लोग मान लीजिए मेरे घर पे आए और बोले कि सर हमको 250 ग्राम चीनी, मतलब जो है ना आपके घर में डब्बे में, उसका हमसे वादा करो कि आज आप हमको 250 ग्राम चीनी दोगे, हम 1 साल बाद आपको 250 ग्राम चीनी की 50 ग्राम एक्स्ट्रा करके चीनी देंगे, ठीक है। तो वो जो खरीद फरोख्त हुई हमारी आपकी, वो हो गई फ्यूचर कमोडिटी मार्केट। शेयर मार्केट में कोई टाइम लिमिट नहीं होती, बल्कि वादा का जो बाजार होता है उसमें एक टाइम लिमिट होती है। आप जब संबंध किसी से बनाते हो, किसी को दोस्त बनाते हो, तो उसमें एक टाइम लिमिट देते हो ना कि भाई अब मेरी शादी होने वाली है, जल्दी करना हो तो कर लो, नहीं तो मुझे इतना उल्लू क्यों बनाए हो। मतलब मेरी नहीं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों में से किसी की जब ऐसी स्थिति आती है तो मतलब एक फिक्स होता है। ऐसा नहीं होता कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो रहते ही रहेंगे, ठीक है। उस टाइम लिमिट में ही आपको लौटाना व लाभ कमाना पड़ता है, ठीक है। ये अल्पकालिक होता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, लाभ भी ज़्यादा होता है। अब सिंपल सी बात, रिस्क तो होगा ही। अगर आपने बिना बताए घर में शादी कर ली तो जूते चप्पल चल जाएंगे, घर से निकाल दिए जाओगे, ठीक है। तो लाभ क्या होता है कि आपके जन्मों जन्म का साथी मिल गया, अब जाके SpaceX में बैठ के तारे तोड़ लाना, ठीक है ना। तो वही बातें हैं। एग्जाम्पल देखो, मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल एग्जाम्पल मैं बताऊँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहें, ठीक है। अगर हार्ड एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और वैसे भी सब कुछ आपको पढ़ना होता है, रियलिटी को फेस करना होता है, और रियलिटी को फेस करके चलोगे ज़िंदगी में तो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। भौकाल क्रिएट करके मैं पढ़ाऊँ आपको तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, और इकोनॉमी इतनी टफ हो जाएगी कि मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। यानी अब आपको अच्छे से पता होगा कि हार्ड करेंसी, अच्छा जी उनको बोलते हैं, है ना। हॉट करेंसी, अच्छा जी उनको बोलते हैं। अपने आप एग्जाम्पल गंदा वाला आ जाएगा, लेकिन गंदा वाला एग्जाम्पल आएगा ना, क्वेश्चन तो सही होगा ना अच्छा वाला, ठीक है। यानी इस FCM में, मतलब फ्यूचर कमोडिटी मार्केट में, भविष्य में कीमतों के बढ़ने व घटने पर व्यापार किया जाता है। जैसे सोना को आप क्या करते हो, आज खरीदे हो, कल रेट बढ़ गया। जैसे सुनार के आप गए होगे, आप में से कोई देवी गई होगी, हालांकि हम तो कभी नहीं गए सुनार के पास, क्योंकि हमें किसी चीज़ का शौक ही नहीं है पहनने का, और ना किसी ने आज तक पहनाया, ठीक है। तो सोने में क्या होता है कि वो जब जाओगे सुनार के यहाँ, तो मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का कोई नेकलेस बनवाया, कोई हार बनवाया, तो क्या कहता है कि अगर आप हमारी दुकान में आओगी इसे 1 साल बाद लौटाने, तो इसका मूल ह्रास को काट के जो उस समय करंट का रेट होगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। सपोज करो आज आपने 40,000 रुपये पर ग्राम, शायद 40 नहीं होगा आजकल, 50,000 होगा, मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही
गूगल पे सर्च किया था, है ना, तो शायद 50 के आसपास समथिंग मुझे लगा था, तो 50,000 के आसपास समथिंग होगा सोना, ठीक है। तो आज 50,000 है, आपने बनवा लिया, कल मान लो 30,000 हो जाए, या कल मान लो 60,000 हो जाए, ठीक है। दिवाली में हो सकता है धनतेरस की छूट आ जाए, है ना। तो वो जो ऊपर नीचे होता है उसी को बोलते हैं फ्यूचर कमोडिटी मार्केट, ठीक है। जैसे हम लोग अपने बिजनेस में, मेरे यहाँ यही होता है, मतलब जैसे किसी देवी जी की शादी होनी होती है तो देवियों को हम लोग ये छूट देते हैं, देवताओं को नहीं देते हैं, है ना। देवी जी की मान लो जैसे शादी होनी होती है तो उनके माता पिता हमारे यहाँ आए और हमसे बोले कि साहब हमारे पास इतना रुपया है, एक काम करो हमें आज के इस रेट पे ये सारी चीज़ें बुक कर दो, और आज सस्ती हैं तो ये चीज़ें बुक कर दो, और आगे जब महंगी हो जाएंगी तो हम फिर हमें फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन कम हो जाएगी तो हमारा घाटा हो जाएगा। मतलब ये वो लोग सोचते हैं। तो हम उनको क्या एक सुविधा देते हैं, हम उनसे कहते हैं कि मान लीजिए आज आपने कोई भी चीज़ हमसे खरीदी है, आज अगर उसकी कीमत 1,000 रुपये है, ठीक है, कल को अगर इसकी कीमत 2,000 हो गई, ध्यान से सुनना, ये रियलिटी है, क्योंकि देवी जी की बात होती है ना। आज आपकी कीमत 1,000 रुपये है, जो चीज़ आप खरीद रहे हैं, कल इसकी 2,000 हो गई तो हम आपको 1,000 में ही देंगे, ठीक है। बशर्ते आप ये हमें 1,000 में कुछ रुपए पे करके जाओ, भले 100 रुपये पे करके जाओ कि साहब 1,000 रुपये की हमने ये चीज़ आपसे इतनी क्वांटिटी में परचेज की, ठीक है, ये हमने कह दिया आपसे। दूसरा जो कोई नहीं करता है, हम उन सज्जन को ये कहते हैं। दूसरा, अगर आप ये हमें 1,000 की फुल पेमेंट करके जाते हो, मान लो आज आपने 1,000 के हमसे 5 आइटम परचेज किए, तो आपने हमको अगर 5,000 आइटम के 5,000 पे कर दिए, ठीक है, और उस समय जब आपके यहाँ विवाह हो रहा है, इस आइटम का रेट जो 1,000 है 500 हो गया, अर्थात 5 आइटम का 2,500 हो गया, तो अब आपका तो कहने से 2,500 का घाटा हो गया। तो हम क्या करेंगे, आपको ये 2,500 रुपये रिटर्न कर देंगे। मतलब हम आपके प्रॉफिट में भी साथ में हैं, हम आपके लॉस में भी साथ में हैं। क्यों कर देंगे रिटर्न? क्योंकि ऑलरेडी हमने आपके इन 1,000 रुपये से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया था, तो अब हमें यहाँ आपसे प्रॉफिट नहीं कमाना है। और जब इतना ही करते हैं किसी भी, अब सोचो गांव की गरीब महिला को जिसकी बेटी की शादी आप कर रहे हो, ठीक है, और उसका अगर आपने ऐसे ही करके 20 से 22,000 रुपये बचा दिया तो कितनी दुआएं देगी आपको, है ना। और ज़िंदगी में पैसा तो बहुत कमाया जा सकता है, दुआएं थोड़ा ना कमाई जा सकती हैं। तो ये हम लोग करते रहते हैं। तो वही होता है, जितना हमसे हो जाता है उतना हम कर देते हैं लोगों की मदद, ठीक है। तो वही आप भी करें। मेरा मतलब ये होता है जब आप IAS बन जाएं तब आप भी इतनी ही ज़्यादा लोगों की मदद करें, ठीक है। इसके आधार पर सरकार महंगाई की दर तथा प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करती है। मतलब ये देखती है कि आज जो प्राइमरी गुड्स हैं उनकी कॉस्ट क्या है, इन फ्यूचर इनकी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। प्राथमिक वस्तुएं जो हैं वो काफ़ी होती हैं, जैसे उसमें कई सारे टाइप बताए गए हैं, जैसे धातुएं जिनमें सोना, चांदी, तांबा ये सब शामिल हैं। एनर्जी जिसमें कच्चा तेल, नेचुरल गैस शामिल है। पशुधन और मांस। कृषि जिसमें मकई, सोयाबीन, गेहूं, चावल, कोका, कॉफ़ी, कपास, चीनी ये सब शामिल है। देखो एग्रीकल्चर की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जितनी भी आपको एग्रीकल्चर की चीज़ें फ्यूचर कमोडिटी के अंतर्गत मिलेगी उनको जिन्स बोलते हैं, ठीक है। आपसे कई बार आपने देखा होगा कि जिन्स की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही, तो मतलब यही है कि इतनी सारी चीज़ों में कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। आपने देखा होगा सोने की जो गिरावट है वो तेज़ी से जारी है, तो ये सब यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। जनरली कृषिगत चीज़ों को वायदा बाजार में जिन्स भी कहा जाता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। भारत में कुल 4 कमोडिटी एक्सचेंज हैं, आपको याद नहीं रखना है, बस पता होना चाहिए कि कमोडिटी एक्सचेंज कौन से हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX मुंबई में भारत का सबसे बड़ा है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज यानी कि NCDX जो कि मुंबई में है, ठीक है। ये मतलब शेयर मार्केट से अलग होते हैं। नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो कि अहमदाबाद में है, भारत का सबसे पुराना है। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज जो कि ICX गुड़गांव में है, नया बना है। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, 2007 और 10 से मुद्रा वायदा बाजार की भी शुरुआत करने वाली है। मतलब अब मुद्रा का इसमें लेन देन होगा भविष्य के लिए, कि आज हम आपको 10 लाख रुपए देते हैं लेकिन 15 साल बाद आप हमके इतने रुपए दीजिए, है ना, ऐसी बातें। इस बाजार में वस्तुओं का व्यापार ना होकर कीमतों का व्यापार होता है, लेकिन यहाँ पर ना वस्तुएं बेची जा रही होती ना ही खरीदार होते हैं। मतलब वही कीमतों का, जैसे डॉलर का रेट मान लो डॉलर के भाव में तय हुआ, ठीक है, कि $8.66 है, ठीक है, तो कल हम मतलब 20 दिन बाद डॉलर की जो कीमत होगी उस पर खरीदेंगे, ऐसी बातें होती हैं, ठीक है। सेबी के द्वारा क्या क्या रेगुलेट किया जाता है, एक बार फिर से आप वो चीज़ें देख लो। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर कमोडिटी मार्केट और डेरिवेटिव्स मार्केट। याद रखना
कंफ्यूज हो जाओगे कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो आरबीआई के द्वारा होता है क्या, फ्यूचर कमोडिटी जो मार्केट होता है आरबीआई के द्वारा होता है क्या, डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो आरबीआई के द्वारा होते हैं क्या, तो आप बता देना साहब नहीं, ये सब के सब किससे होते हैं, सेबी के द्वारा। ठीक है, फिर बात आती है सेबी की संरचना की। इसमें 9 मेंबर होते हैं, एक नॉमिनेटेड हेड होता है, 2 केंद्रीय वित्त मंत्रालय के लोग होते हैं, एक आरबीआई का मेंबर होता है, 5 नॉमिनेटेड एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, 1988 में बनी थी, 1992 को इसको वैधानिक दर्जा मिला। वैधानिक का मतलब ये दंड भी दे सकती है। ठीक है, आपने बाजार मूवी में देखा होगा दंड के बारे में। ठीक है, तो वही चीज़ है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। आपसे बाकी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा। लास्ट आता है सैट। आपने देखा होगा कई बार सेबी क्या करती, भेदभाव करती है, मतलब किसी भी कंपनी के ऊपर जबरदस्ती कोई आरोप थोप दिया तो बेचारी कंपनी कहाँ अपील करे, तो उस कंपनी को अपील करने का एक और अवसर दिया जाता है, कहाँ पे, सैट में। और आप देखते होंगे सैट का एग्जाम भी होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ये होता है, ये एक न्यायालय होता है जो सेबी के निर्णयों के विरुद्ध जा सकते हैं, मतलब सेबी के निर्णयों की पुनर्विलोकन कर सकता है। और इसके बाद अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में दबाव न बढ़े इसके लिए सेट मैकेनिज्म बनाया गया है। ठीक है, तो इतनी बातें आज हमने आपको क्लियर करा दी। ठीक है, अब बेसिक कुछ बातें और रह गई हैं, उनको भी हम अपने नेक्स्ट पार्ट यानी कि डे 6 में कवर कर लेंगे। लेकिन आज हमने जितनी बातें पढ़ी हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये लास्ट के जितने भी टॉपिक हैं उनसे संबद्ध हुई हैं। ठीक है, उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।